से मेजर किया जा सकता है? हाउ कैन वी मेजर टाइम? तो बेटा वी विल यूज स्टॉप वॉच फॉर एनी टाइम more than 3 seconds. बेटा जो काम आपको पता है कि 3 सेकंड से ज्यादा ले रहा है उसे आप स्टॉप वॉच से मेजर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। मगर अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है जी कि डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द ड्यूरेशन ऑफ अ फ्लैश ऑफ कैमरा, आपको पता है ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में ये पहले 90s में, बैक इन 90s ये क्वेश्चन आया था कि जब कैमरा तस्वीर खींचता है तो वो एक फ्लैश लाइट जो मारता है, अब वो फ्लैश लाइट का टाइम कितना होगा? वो तो मिली सेकेंड में होगी ना जी, वो फ्लैश मिली सेकेंड में होगी। अब उसके बारे में अगर कोई बच्चा कहे कि जी स्टार्ट द स्टॉप वॉच व्हेन द फ्लैश इज ऑन एंड स्टॉप द स्टॉप वॉच व्हेन द फ्लैश इज ऑफ, तो उस बच्चे को तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट में या प्लानिंग एक्सपेरिमेंट में एक ऑप्शन एग्जामिनर के पास होती है कि अगर बच्चे ने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट लिखा है लेकिन वो है ही अनवर्केबल तो उसको कोई नंबर नहीं मिलेगा। जैसे अगर कोई बच्चा लिखते जी कि जी आई विल मेजर द हाइट ऑफ माउंटेन विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो ऑफ कोर्स वर्नियर कैलिपर तो माउंटेन की हाइट नहीं मेजर कर सकता। वर्नियर कैलिपर की तो मैक्सिमम लिमिट 12 सेंटीमीटर होती है। Anything longer than 12 centimeter is something which can't be measured with the help of vernier caliper. तो इसका मतलब ये है कि आपकी क्या कहते हैं, आपने ये चीज देखनी है कि जो चीज आप मेजर कर रहे हैं वो उस इंस्ट्रूमेंट की रेंज में आती भी है या नहीं आती। तो कोई भी टाइम जो 3 सेकंड से ज्यादा है वो आप स्टॉप वॉच यूज करें, आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है कि नहीं। दूसरा है बेटा इलेक्ट्रॉनिक टाइमर। इलेक्ट्रॉनिक टाइमर connected with sensors. इलेक्ट्रॉनिक टाइमर कनेक्टेड विद सेंसर, ये छोटे टाइम आराम से मेजर कर लेता है। भला कैसे, इसका सर्किट कैसा होता है या आपने बनाना कैसे है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने एक डब्बा बनाना है, ये ठीक है कि नहीं, डब्बा बना दिया आपने, ये इसने आपने इसका डिजिटल स्क्रीन दिखा देनी आगे जो प्रिंट, यहाँ बेशक आप इसके थोड़े वो दिखा दें नीचे जो टेबल पे रखने की इसकी जगह है, इसके साथ आप लिख दें इलेक्ट्रॉनिक टाइमर। क्या लिख दें आपने, ज़ाहिर है इसके कोई बहुत डिटेल स्ट्रक्चर नहीं बनाना, ये इलेक्ट्रॉनिक टाइमर है। आप इसे कनेक्ट कर दें लाइट गेट्स के साथ, यहाँ से एक तार लाएं, ये एक सोर्स है जहाँ से लाइट बीम निकल रही है, ये उसको रिसीव कर रही है ये कैमरा, और यहाँ से ये चीज़ आपने यूं कनेक्ट कर दी यूं, और इसी तरह से देखें यूं करके ये एक लाइट बीम यूं आ रही है और यहाँ पर लाइट बीम रिसीव हो रही है, और यहाँ से ये वायर जो है ये यहाँ कनेक्टेड, ठीक है कि नहीं। अब कोई ऑब्जेक्ट जब इस लाइट बीम को काटेगा तो टाइमर ऑन हो जाएगा, और जब वो ऑब्जेक्ट इस लाइट बीम को काटेगा तो टाइमर ऑफ हो जाएगा। तो टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल डिस्टेंस डी जो है वो मेजर हो जाएगा, और अगर वो ऑब्जेक्ट 0.5 सेकेंड्स में क्रॉस किया उसने इस डिस्टेंस डी को, ये जो डिस्टेंस डी है, तो वो 0.5 सेकेंड्स रिकॉर्ड हो जाएंगे और वो काफ़ी गुड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ रिकॉर्ड होंगे। तो बेटा एक छोटा टाइम मेजर करने के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक टाइमर कनेक्टेड विद सेंसर्स का इस्तेमाल करें। आप इलेक्ट्रॉनिक टाइमर कनेक्टेड विद सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक टाइमर कनेक्टेड विद सेंसर का इस्तेमाल करते हैं। अब आप ये चीज देखें, बास टीचर इसे इस तरह से भी बनाते हैं, वो कहते हैं कि जी आप ये दूसरी ये वाला चीज ना दिखाएं, इससे कंफ्यूजन फैलती है, ये बनाएं इलेक्ट्रॉनिक टाइमर, यूं उसका डिजिटल डिस्प्ले वाला शीशा दिखाएं, यहाँ पर आप उसको यूं कनेक्ट कर दें और यहाँ से सिर्फ आप एक लाइट बीम दिखा दें, और यहाँ से सिर्फ एक लाइट बीम यूं दिखा दें, आपको उसका बाकी दिखाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से टाइमर यहाँ से ऑब्जेक्ट मूव करेगा, वो जब इस लाइट बीम को कट करेगा टाइमर, ये वाला टाइमर ऑन हो जाएगा, यहाँ पर टाइम आना शुरू हो जाएगा, और फिर जब वो इसको क्रॉस करेगा तो टाइमर ऑफ हो जाएगा।
मगर मेरी ज़ाती आदत ये है कि मैं इसका ये रिसीविंग लाइट का रिसीविंग पोर्शन और उसके साथ एसोसिएटेड ये सर्किट का यूं कनेक्शन ज़रूर दिखाता होता हूँ, यूं करके। अच्छा, ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक टाइमर को बेटा कनेक्ट किया है किससे, क्या कहते हैं, लाइट गेट्स के साथ। मैंने इलेक्ट्रॉनिक टाइमर को किससे कनेक्ट किया है, लाइट गेट से। अच्छा बेटा, मई 98 में 20 मई 1998 को जब प्रैक्टिकल एक आया था, उस प्रैक्टिकल में स्पीड ऑफ साउंड मेजर करनी थी। स्पीड ऑफ साउंड मेजर करना आपको पता है एक मुश्किल काम है, और आपको एक ट्रेडिशनल एक्सपेरिमेंट ओ लेवल फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, वो वाला एक्सपेरिमेंट अब नहीं चलेगा। वो आपने एक बेहतर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। तो उसके लिए भी क्या करेंगे आप कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक टाइमर, ये इसकी वो डिजिटल डिस्प्ले वाली चीज, ये इसके नीचे स्टैंड्स, ये आपने बना लिया। इस पे आपने लिख देना इलेक्ट्रॉनिक टाइमर, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक टाइमर आपने बना दिया, ठीक है कि नहीं। इसको लाइट गेट के बजाय आप माइक से कनेक्ट कर लें। ये देखिए, ये माइक हो गया, ठीक है कि नहीं। और ये यहाँ से इस तरह करके बना लें, यहाँ एक दूसरा माइक बना लें, माइक 1, माइक 2, और इनके दरमियान डिस्टेंस डी है, और यहाँ पर सोर्स ऑफ साउंड है, लाउड स्पीकर। आप जब भी साउंड का सोर्स दिखाएं, आप एक लाउड स्पीकर बना सकते हैं। इस तरह का बना दें, ज़रा ज़्यादा खूबसूरत बनाना है, यूं करके ये डब्बा बनाना है, इसके साथ यूं 2 लाइनें खींच दी और यूं बना देना आपने, और साथ नीचे लिख देना लाउड स्पीकर या सोर्स ऑफ साउंड। अब ये लाउड स्पीकर से साउंड निकलेगी तो माइक का उसे डिटेक्ट करेगा, माइक 1 डिटेक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉनिक टाइमर ऑन हो जाएगा, और जब वो साउंड माइक 2 पर जाके लगेगी तो इलेक्ट्रॉनिक टाइमर ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह आप टाइम टेकन बाय द साउंड टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस रिकॉर्ड कर लेंगे टू अ ग्रेट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। और इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ पर्दे लटका दें। आपको पता है पर्दे साउंड एब्जॉर्बर होते हैं। कमरे में कालीन होना चाहिए, कुछ पर्दे लगे होने चाहिए। पर्दों से क्या होगा कि वो साउंड जिसने रिफ्लेक्ट होकर वापस आना है वो रिफ्लेक्ट होकर नहीं आएगी, या साउंड कहीं और से, फर्ज करें यहाँ कोई हार्ड सरफेस है, साउंड यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ नहीं जाएगी, यहाँ पर आप लोग पर सॉफ्ट मटेरियल चारों तरफ लगा दें तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है वो खत्म हो जाती है। तो बेटा इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक टाइमर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने अभी आज आपको क्या बात बताई है, मैं दोहरा देता हूँ। अभी लेक्चर शुरू हुआ है तो हमने कहा जी कि पहला पॉइंट था हाउ कैन वी मेजर टाइम। तो मैंने कहा था कि वी विल यूज स्टॉप वॉच फॉर एनी टाइम मोर देन 3 सेकेंड्स, ठीक है कि नहीं। फिर मैंने दूसरी बात की थी कि हर चीज पर आप स्टॉप वॉच नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आए, कि ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं भी बोलने वाला हूँ, ये है कि प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द ड्यूरेशन ऑफ अ फ्लैश ऑफ अ कैमरा। अब आप नोट करें कि जब आप तस्वीर खींचते हैं तो जो फ्लैश चमकती है लाइट की, वो तो पलक झपकने में चमकती है, वो तो 2-3 सेकंड से 2-3 मिली सेकंड या 10 मिली सेकंड या 15 मिली सेकंड से ज्यादा उसका टाइम नहीं होता। तो उस टाइम को मेजर करने के लिए अगर आपके पास एक्सपेरिमेंट आपको लिखना पड़ जाए तो बेटा आप उसको जो है इस तरह से नहीं, स्टॉप वॉच के साथ नहीं कर सकते कि जनाब स्टार्ट द स्टॉप वॉच व्हेन द फ्लैश इज ऑन एंड स्टॉप द स्टॉप वॉच व्हेन द फ्लैश इज ऑफ। इस तरह के काम आप नहीं कर सकते, ठीक है कि नहीं। उसके बाद अगली बात जो मैंने आपसे कहनी थी वो ये है कि आप उसके लिए फिर इलेक्ट्रॉनिक टाइमर्स का इस्तेमाल करते हैं। मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक टाइमर क्या है, आप एक डब्बा बना दें, ठीक है ना, उसके बीच में ये उसकी स्क्रीन दिखा दें कि यहाँ पर टाइम डिस्प्ले हो रहा होगा, और फिर मैंने आपको लाइट गेट्स बनाकर दिखाए हैं कि यहाँ से ये वायर आ रही है, ये लाइट गेट यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से लाइट एमिट हो रही है, और उसके बाद यहाँ पर वो रिसीव कर रहा है लाइट, और ये वायर भी इलेक्ट्रॉनिक टाइमर में कनेक्ट हो रही है। यहाँ से भी ये वायर आ रही है, ये लाइट शुरू हो रही है, लाइट बीम, ये डॉटेड लाइन लाइट बीम है, ये भी डॉटेड लाइन लाइट बीम है, और यहाँ से लाइट रिसीव होकर वापस जा रही है। जब कोई ऑब्जेक्ट इस लाइट बीम को क्रॉस करता है तो क्या कहते हैं, टाइमर ऑन हो जाता है, और जब कोई ऑब्जेक्ट इस लाइट बीम को क्रॉस करता है तो टाइमर ऑफ हो जाता है। इस लाइट बीम को मैं कहूँगा LG1 लाइट गेट 1, और इसको मैं कहूँगा LG2 लाइट गेट 2। जब इसको क्रॉस करता है तो टाइमर ऑफ हो जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि जो है वो क्या कहते हैं, बास टीचर सिंप्लीफिकेशन के लिए इस तरह भी बना देते हैं कि वो ये इलेक्ट्रॉनिक टाइमर बना दिया उन्होंने,
ये उसकी डिजिटल डिस्प्ले दिखा दी, साथ आपने लिखना है इलेक्ट्रॉनिक टाइमर ऐसे करके, ठीक है कि नहीं। इलेक्ट्रॉनिक टाइमर आपने लिख दिया यहाँ पर। यहाँ आप ये बास टीचर कहते हैं खाली एक वो दिखाते हैं लाइट बीम, आगे उसका बकाया सर्किट नहीं बनाते, यूं बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं। ये लाइट गेट 1 है, ये लाइट गेट 2 है। जो ऑब्जेक्ट इस लाइट गेट 1 को क्रॉस करेगा टाइमर ऑन हो जाएगा, और जब वो ऑब्जेक्ट इस लाइट गेट को दूसरे को क्रॉस करेगा टाइमर ऑफ हो जाएगा। इस तरह आप मिली सेकेंड्स का टाइम काफ़ी एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि आप ज़रूरी नहीं होता कि आप लाइट गेट को इलेक्ट्रॉनिक टाइमर को लाइट गेट्स के साथ ही जोड़ें। आप इलेक्ट्रॉनिक टाइमर को माइक्स के साथ, फर्ज करें ये सोर्स है, यहाँ से साउंड सोर्स ऑफ साउंड है, ये लाउड स्पीकर है, ये माइक 1 लगा हुआ है, ये माइक 2 लगा हुआ है, और दोनों माइक 1 और माइक 2 इलेक्ट्रॉनिक टाइमर से कनेक्टेड है। यहाँ से साउंड निकली, वो माइक 1 पे पड़ी, टाइमर ऑन हो गया। फिर वो साउंड आगे ट्रेवल करती हुई माइक 2 पे गई तो टाइमर ऑफ हो गया। इस तरह साउंड ने जो डिस्टेंस डी ये ट्रेवल किया है बेटा, वो आप आराम से मेजर कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो इस तरह से बेटा टाइम आप मेजर करते हैं, ठीक है कि नहीं। इस तरीके से टाइम आप इलेक्ट्रॉनिक टाइमर से मेजर करते हैं। अच्छा, जी 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 मैं सुन रहा हूँ, जी फरमाएं। So you talked about the flash one. So what would you use for that? आई विल बी कमिंग टू दैट, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर दूंगा। 3 क्वेश्चन आज तक कैम्ब्रिज की हिस्ट्री में आए हैं जो बड़े ही मुश्किल थे और तीनों टाइम से रिलेटेड थे। पहला क्वेश्चन था डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट टू मेजर द फ्लैश ऑफ अ ड्यूरेशन ऑफ द फ्लैश ऑफ अ कैमरा, और एक आया था डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट टू मेजर द कॉन्टैक्ट टाइम ऑफ द फुटबॉल विद द ग्राउंड, और फिर बेटा एक क्वेश्चन आया था डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट टू मेजर द रिएक्शन टाइम ऑफ अ फ्यूज। ये 3 क्वेश्चन थे कि जो कि 0.23 मिली सेकेंड से रिलेटेड बहुत ही छोटे टाइम मेजर करने वाले थे। इन तीनों में इलेक्ट्रॉनिक टाइमर इस्तेमाल नहीं हो सकता था। इन तीनों में कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इस्तेमाल होती थी, और वो कैसे, तो वो मैं उसका एक सेपरेट लेक्चर दूंगा आप लोगों को। बहरहाल मैं अभी उसका सिर्फ हल्का सा मेंशन करके जा रहा हूं कि टाइम की मेजरमेंट के लिए आपके पास तीसरी ऑप्शन कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। आप कहेंगे कि सर कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कितने काम करती है। बेटा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप सिर्फ 3 काम कर सकती है। इट कैन डू 3 थिंग्स। पूछें क्या वो काम कर सकती है। इट कैन एक्ट एज अ टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और बड़े माइन्यूट टाइम मेजर कर सकती है। इट कैन मेजर टाइम। तो कैसे मेजर करेगी ये बहस आज मैं नहीं करूंगा। इट कैन मेजर टाइम, ये बात मैं आज इसको डिस्कस नहीं करूंगा। दूसरी बात ये कि इट डिस्प्लेज वोल्टेज वेव फॉर्म्स, वो तो आपने ओ लेवल में भी देखा था कि ये वोल्टेज वेव फॉर्म्स मेजर करती है। इट डिस्प्लेज वोल्टेज वेव फॉर्म्स। तीसरा काम ये क्या करती है, इट कैन एक्ट एज अ वोल्ट मीटर। इट कैन एक्ट एज ए वोल्ट मीटर। इन 3 कामों के अलावा ऑसिलोस्कोप फिलहाल कोई और काम नहीं कर सकती। तो ऑसिलोस्कोप जो है वो जनाब टाइम मेजरमेंट करती है, और टाइम मेजरमेंट के अलावा वो वोल्टेज वेवफॉर्म डिस्प्ले करती है, और बेटा उसके अलावा वो एज ए वोल्ट मीटर एक्ट करती है, ठीक है कि नहीं है। तो ये 3 काम है। अच्छा, ये तीनों काम ये कैसे करती है ये इंशाल्लाह अजीज बाद में डिस्कस करेंगे। कैथोड रे का यूज एज ए टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ये एक सेपरेट लेक्चर है जो मैं इंशाल्लाह दूंगा। उसके बाद चौथा पॉइंट मेरा ये है कि टिकर टेप ऑपरेटस भी टाइम मेजर करता है। टिकर टेप ऑपरेटस, टिकर टेप ऑपरेटस जो है वो टाइम कैसे मेजर करता है वो बात अभी हम करेंगे, मगर मैंने आज आपको सिर्फ ये बात बताई है कि टाइम मेजरमेंट के लिए आपके पास 4 तरीके हैं। पहला तरीका आपके पास टाइम मेजरमेंट का क्या है, आप स्टॉप वॉच यूज करेंगे। स्टॉप वॉच उन सारे टाइम्स के लिए यूज करेंगे जो क्या कहते हैं 3 सेकेंड से बड़े टाइम होते हैं, और उन सारे टाइम्स के लिए जो 3 सेकेंड से छोटे हैं आप इलेक्ट्रॉनिक टाइमर कनेक्टेड विद सेंसर्स करेंगे, या कैथोड रे ऑसिलोस्कोप यूज करेंगे, या आप टिकर टेप ऑपरेटर्स यूज करेंगे। मैंने इसमें आपको कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का जरा सा भी कोई बात नहीं बताई कि वो टाइम कैसे मेजर करती है।
ना ही मैंने टिकर टेप ऑपरेटर्स का जिक्र किया है। आज मैंने सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनिक टाइमर के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉनिक टाइमर कनेक्टेड विद लाइट गेट्स कैसे टाइम मेजर करता है। ये बात हमने लिख ली। अब हम आगे चलते हैं आपके सामने में। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊं, शुरू में मैं जितने भी आपको क्वेश्चन 1 कराऊंगा वो सारे के सारे मैकेनिक्स से रिलेटेड हैं। वो ऐसे नहीं होंगे जिनमें कोई ज्यादा टेक्निकल चीज अभी इन्वॉल्व होगी, तो उसमें मैं अभी फिलहाल आसान प्रैक्टिकल्स आपके सामने लेकर आऊंगा। जिस तरह जो क्वेश्चन 1 था जो मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था, वो जो है वो आसान सा क्वेश्चन था। आपको पता है उसकी थ्योरी जो थी उसका तल्लक एएस फिजिक्स से ही था। और आपको पता है जिन 17 स्टूडेंट्स ने वो असाइनमेंट करके दी है, वो मैंने वो असाइनमेंट भी उनकी जो आपका एएस का जो वो एविडेंस बेस्ड ग्रेडिंग का रिसोर्स बन रहा है उसमें डाल दिया, ताकि उनकी फाइल बच्चों की और बड़ी हो जाए, कि उन्होंने और मतलब उनका एक हैवी मतलब अच्छा खासा काम उनका जमा हो गया। अगर कैम्ब्रिज ने चेक किया तो उसमें ये प्रैक्टिकल भी उन्हें मिलेगा। कैम्ब्रिज वाले इंप्रेस होंगे कि माशाल्लाह इन बच्चों ने A2 का प्रैक्टिकल भी किया, उन 17 बच्चों ने जिन्होंने वो सबमिट कराया था। अच्छा, अब आगे सुने बात। अब हम आपके सामने जो है ना वो एक आपको दिखाते हैं एक्सपेरिमेंट, आप जरा उसे गौर से देखें और फिर मैं उसे आपके सामने लिखता हूं। देखें जरा, ये एक्सपेरिमेंट अभी आपके सामने आ रहा है। ये प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है। ये देख, आप देख लें बेटा, ये मई जून 2011 का क्वेश्चन है। आपको पता है, ये नोट कर लें ताकि आप बाद में इसकी मार्किंग स्कीम वगैरह खोल के देख सकते हैं। इसमें जो दिखाया गया है, एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक बॉल है, बॉल रोल करता हुआ नीचे गिरता है, प्रोजेक्टाइल है, ठीक है कि ना। स्टूडेंट विशेस टू इन्वेस्टिगेट प्रोजेक्टाइल मोशन। अ स्मॉल बॉल इज रोल्ड विद वेलोसिटी v along a horizontal surface. When the ball reaches the edge of the end of the horizontal surface, it falls and lands on a lower horizontal surface. The vertical displacement of the ball is p, and the horizontal displacement of the ball is q as shown in the diagram. ये ठीक है कि नहीं? अब आगे देखिए, इट इज सजेस्टेड दैट जी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2pv स्क्वायर। अच्छा देखिए, मैं इस इक्वेशन की थ्योरी में नहीं प्रूव पढ़ूंगा। आप जिन बच्चों को प्रोजेक्टाइल का नॉलेज है और जिन्होंने प्रोजेक्टाइल पढ़ा हुआ है, उन्हें पता है कि अगर वो हॉरिजॉन्टल मोशन की इक्वेशन लिखें टाइम वाली और वर्टिकल मोशन की टाइम वाली इक्वेशन लिखें और किसी एक मोशन से टाइम को एलिमिनेट करें और दूसरी इक्वेशन में पुट करें, टाइम एलिमिनेट करें, तो ये इक्वेशन आराम से प्रूव हो जाती है। ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। हमसे क्वेश्चन ये किया गया है कि डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट हाउ Q इज रिलेटेड टू P। हाउ Q इज रिलेटेड टू P, ठीक है जी, हाउ Q इज रिलेटेड टू P। ठीक है, अब वापस आ रहे हैं, हाउ Q इज रिलेटेड टू P। हाउ Q इज रिलेटेड टू P। बेटा मैं वापस अभी आ रहा हूं उसकी तरफ, अपनी स्क्रीन की तरफ। ओरिजिनल ये स्क्रीन आपके सामने आ गई है मेरे वाली जो है। अब ये स्क्रीन आपके सामने आ गई दोबारा वापस। अब आप ये चीज देखें कि ये क्या है। ये एक टेबल है, ठीक है कि नहीं, और ये एक टेबल है। इस तरह करके यूं रख लें, इस तरह दोबारा बना लेते हैं इसको। ये देखें, ये एक टेबल है, ये उसकी टांग है, ये नीचे फर्श। यहां से आपने बॉल रोल करना है। ये बॉल यूं आकर यूं नीचे गिरता है, ठीक है कि नहीं। और इसकी जो हाइट है वो क्या है, इसकी जो हाइट है वो पी उसकी हाइट है। बेटा आपने क्वेश्चन पढ़ा था, किसी को याद है पी क्या था उसका? ये देखें, पी जो थी वो हाइट थी, ठीक, जी जी शुक्र है, ठीक। अच्छा, क्यू बेटा क्या है? ये रेंज है। अब क्यू रेंज है इसका, इससे मुझे अच्छा वो कह ये रहा है कि जीपी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2pv। इसका मतलब ये है, सॉरी, जी क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2pv स्क्वेयर। इसका मतलब है कि हाइट अगर बढ़ाएं तो रेंज भी बढ़ता है, लेकिन स्क्वायर की रिलेशनशिप्स। ये देखें, Q इज इक्वल टू 2pv स्क्वेयर ओवर g, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट p।
इसका मतलब है हाइट बढ़ाने से मैं दोबारा नीटली लिख देता हूं यहाँ पर, शायद इससे मैं कंफ्यूजन ना फैला रहा हूं। जी पी स्क्वायर यानी जी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2PV वी स्क्वायर। ये है इक्वेशन। मैं दोबारा यहां लिख देता हूं। अब आप ये चीज देखेंगे, इसमें जी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2PV स्क्वायर। अब इसमें क्यू स्क्वायर किसके बराबर है? 2V स्क्वायर ओवर जी इन 2P। और Q किसके बराबर है? अंडर रूट 2V स्क्वायर जी पी के। अच्छा, और Q किसके बराबर है? इस पूरी चीज को आप एक कांस्टेंट समझ लें तो ये KP अंडर रूट हो गया, और यहां से पता चला Q प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट P। इसका मतलब ये है कि मैं अगर प्रोजेक्टाइल मैंने यहां से थ्रो किया है तो ये यूं जाके लगे। अगर मैं हाइट 4 गुना बढ़ा दूं, हाइट को 4 गुना बड़ा कर दूं, तो प्रोजेक्टाइल का रेंज डबल हो जाएगा। ये कहना चाह रहा है ये एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब है मैं जितनी ऊंचाई से फेंकूं उतना ये चीज भी बढ़ती है, और ये मेरा एक्सपेरिमेंट है। मैंने इसको लिखना है, इसको मैंने जवाब देना है, और मैंने 15 नंबर का इसका जवाब देना है। ये बताएं। Sir, can you अच्छा go मुझे back to the बताएं। previous page and explain that? जी दोबारा बोलें। Can you explain the last part of the previous page? जी बिल्कुल। देखिए, मुझे जो इक्वेशन दी गई है बेटा वो ये थी। पहले मैं डायग्राम बना देता हूं आपके सामने। ये टेबल है बेटा, ये फर्श है, यहां से एक बॉल को यूं फेंका गया है, वो यूं जाके गिरता है। हमें बताया गया है कि ये उसकी हाइट है P, और साथ ही ये बताया गया कि ये उसका रेंज है Q। ठीक है कि नहीं? और क्वेश्चन आपको जो लिखने को दी गई है वो है जी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2PV स्क्वायर। ये इक्वेशन है। ठीक है कि नहीं? अब ये इक्वेशन कहां से आई है हमने ये नहीं देखा। वैसे इसे आप इजीली प्रूव कर सकती हैं फ्रॉम योर नॉलेज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अगर आपको याद हो, क्या कहते हैं, मैं उसमें चले पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि इस पेपर में थ्योरी नहीं एक्सप्लेन की जाती। ये जो मैंने अभी वर्किंग की है सिर्फ आपको वैसे बताने के लिए की है, उसकी जरूरत नहीं थी। वो ये था, मैं इस जी को इधर ले गया हूं, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2V स्क्वायर ओवर जी इन 2P। आपको पता है कि एक्चुअली ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल है जिनके बारे में हमने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है। उसने क्वेश्चन हमसे जो पूछा है, आप वापस जाए क्वेश्चन में, आप देखें जरा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन की तरफ वापस जाके देखें जरा। क्वेश्चन आपको अभी शेयर करते हैं स्क्रीन पे। ये देखें, वो कहता है डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट हाउ क्यू इज रिलेटेड टू पी। हाउ क्यू इज रिलेटेड टू पी बेटा, ये क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि आपने ये चीज देखनी है कि हाइट और रेंज कैसे रिलेटेड। आपको पता ना, ये रेंज होता है और ये हाइट होती है। ये जो अगली वर्किंग मैंने की है ना, ये वैसे ही आपको बताने के लिए की है। 2V स्क्वायर अंडर रूट ले लिया है, क्यू को मैं वो कर रहा था। फिर मुझे इससे ये बात पता चली कि क्यू प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट पी। इससे मुझे ये बात पता चली क्यू प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट पी। ये वाली जो वर्किंग है ना बेटा, ये आपको पेपर में कैम्ब्रिज में रिक्वायर्ड नहीं है, ये मैंने वैसे आपको बता दिया है कि द रेंज इज रिलेटेड टू द स्क्वायर रूट ऑफ हाइट। इसका मतलब है हाइट को अगर 4 टाइम्स बढ़ाएं तो रेंज डबल हो जाता है, हाइट को अगर 9 टाइम्स बढ़ाएं तो रेंज ट्रिपल हो जाता है। इसका मतलब है कि ये अगर आपके पास कोई पहाड़ी है, आप इसकी यहाँ पर 10 मीटर एक हाइट, आप इससे खड़े होकर कोई पत्थर फेंकें तो इधर जाके गिरेगा, लेकिन आप 40 मीटर की, आप ये पहाड़ी चढ़कर 40 मीटर पे चले जाएं, वहां से वो पत्थर फेंके तो वो डबल दूर जाके गिरेगा। आप उस पहाड़ी पर और ऊपर चले जाएं, 90 मीटर पे जाके फेंके तो वो ट्रिपल फासला तय करेगा। ये मैंने ऐसे वैसे आपको बता दिया है। मैंने आपको बताया ना कि इस जो आपको प्लानिंग एंड एक्सपेरिमेंट का जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होता है वो डिस्कस करना या उसके बारे में लिखना आपके सिलेबस में नहीं है। ये जनाब सारा सेटअप था। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है सबसे कि जनाब इस एक्सपेरिमेंट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो मुझे बता देगा वो बड़ा जन्नती बच्चा होगा। और आपने एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही लिखना होता है। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जी सर वेलोसिटी। आप वापस जाए क्वेश्चन देखें, दोबारा खोले बेटा क्वेश्चन जरा। दोबारा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आप इसको गौर से पढ़ें
और फिर बताएं कि इसमें कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, नीचे उसकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है होता क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो आपने खुद आप चेंज करते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल उस हिसाब से चेंज होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिस पर आपने इफेक्ट देखना हो। सर पी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट हाउ, ये आपके ऊपर स्क्रीन आ गई आपके सामने कि नहीं? Yep. डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट इन्वेस्टिगेट हाउ Q इज रिलेटेड टू P। अब आप मुझे बताएं कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? Q. Q इंडिपेंडेंट वेरिएबल। Q क्या है? Q इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सर पी हाउ Q इज रिलेटेड टू P का मतलब है P क्या कर रहा है, P के चेंज होने से Q पे कैसा फर्क पड़ता है। P क्या है? हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? Q. डिपेंडेंट वेरिएबल Q। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है बेटा? Q। Q. Q क्या है? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। Sir, can you explain the difference between dependent and independent again? जी बिल्कुल। इंडिपेंडेंट वो होता है जिसे आप वेरी करते हैं, आप खुद वेरी करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में आप जो है हाइट को चेंज करेंगे, आप हाइट को बार बार चेंज करेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसे आप चेंज करते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो फिर खुद ब खुद अकॉर्डिंगली चेंज होता है। मिसाल के तौर पे आप किसी चैम्बर को अगर आप हीट कर रहे हैं, तो आप हीट कर रहे हैं, यू आर डूइंग एन एक्शन, आपके हीट करने से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। उस टेम्परेचर के इंक्रीज होने से उस चैम्बर का प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्रेशर उसका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसे आप चेंज करते हैं, और आपके चेंज करने से वो मतलब चेंज होता है, उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। या जिसे आप कहेंगे वो खुद ब खुद चेंज हो रहा है, यानी आपके चेंज करने से हो रहा है। डिपेंडेंट वेरिएबल उस पर डिपेंड करता है। ठीक है सर। ठीक है कि नहीं? तो ये चीज याद रखें। आप ये कह लें कि डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्सिस पर प्लॉट होता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया जाता है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो वाई एक्सिस पर प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया जाता है। तो इस तरह से बेटा डिपेंडेंट। अब मुझे बताएं इसमें कांस्टेंट्स क्या हैं। तीसरा पॉइंट जो आपने लिखना होता है वो है कि इसमें कांस्टेंट्स क्या हैं। सर वेलोसिटी एक है। वेलोसिटी, इसका मतलब है हर दफा अगर आप वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल कांस्टेंट, और ये एंश्योर करना कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, ये मुश्किल है। उसके अलावा और क्या कांस्टेंट हो? कांस्टेंट ज्यादा हो सकते हैं। सर मास ऑफ बॉल, मास ऑफ बॉल, और क्या कांस्टेंट हो सकता है? शेप ऑफ बॉल। अगर ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट जो है वो बॉल की शेप खराब हो गई है, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट बॉल की शेप खराब हो गई है, तो बेटा उसे रिप्लेस किया जाएगा। उसे क्या किया जाएगा? Replace. उसे रिप्लेस किया जाएगा। जिस तरह आपको पता है कि क्रिकेट बॉल जब उसको बहुत ज्यादा, अगर क्रिकेट बॉल जो है वो क्या कहते हैं 75 ओवरों के बाद बहुत खराब हो जाती है, तो फिर वो नई बॉल दे देते हैं, ताकि वरना अगर एक ही बॉल 5 दिन टेस्ट मैच में, क्रिकेट टेस्ट मैच में चलती रहे, तो वो तो इतनी खराब हो चुकी होगी कि उसको फिर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता होगा। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, मास ऑफ बॉल, शेप ऑफ बॉल, ये चीजें कांस्टेंट हैं। ठीक है कि नहीं? और स्टार्टिंग पोजीशन जी स्टार्टिंग पोजीशन इतना कोई बड़ा नहीं। आप एक्सपेरिमेंट की एक रीडिंग अगर आपने टेबल के एक साइड से ली, आप दूसरी साइड पे भी जाकर सेटअप लगा के ले सकते हैं। वो चले मैं उस पर बारे में बात करते हैं। अच्छा अब मैं क्या करूं? मैंने ये काम किया कि ये मैंने टेबल ले ली। अच्छा, टेबल का जब भी जिक्र आए ना, तो आप एक लगा लगाया सेंटेंस तो ये लिख सकते हैं, हैवी टेबल। पूछें क्यों हैवी टेबल क्यों इस्तेमाल करेंगे आप? यार हैवी टेबल, हाँ So the table doesn't move as much. हाँ, इट डजंट हैज जर्क्स इन इट, इसमें जर्क्स नहीं है। ठीक है कि नहीं है? ठीक है भाई कि नहीं? हैवी टेबल किस लिए इस्तेमाल करते हैं? कि टेबल वाइब्रेट ना करे, उसमें जर्क्स ना हो। ठीक है, हमने मान लिया। अच्छा जी, अब जो हमारा P की पहली वैल्यू है वो तो ये वाली वैल्यू है। इस P को आप कैसे मेजर करेंगे? इस P को आप मीटर रूल से मेजर करेंगे। P को किससे मेजर करेंगे?
सर मेजरिंग टेप से नहीं कर सकते? मेजरिंग टेप से भी कर सकते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। और कोई बात कहना चाहेंगे? अच्छा, एक मेरा सवाल है, मैं क्वेश्चन पूछने लगा हूं आप में से किसी से। चले मैं नाम लेता हूं, उस बंदे से पूछता हूं मैं। अब आप मुझे ये बात बताएं कि फर्ज करें कि मेरे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता, वर्नियर कैलिपर, ऐसा वर्नियर कैलिपर होता जो जरा लेंथ में लंबा होता। इतना, वैसे मैंने आपको आज बताया कि वर्नियर कैलिपर 12 सेंटीमीटर से ज्यादा मेजर नहीं कर सकता, ठीक है कि नहीं है? और वर्नियर कैलिपर 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर तक मेजर कर लेता है। आप मुझे बताएं कि अगर मेरे पास कोई वर्नियर कैलिपर होता जो 1 मीटर तक की लंबाई मेजर कर सकता, तो क्या मैं वर्नियर कैलिपर से पी मेजर करता? मैं जिससे सवाल पूछूं वो मुझे जवाब दे। मेरा पहला सवाल है दानियाल सलमान। दानियाल सलमान। सर पैरेलैक्स एरर फिर भी प्रोड्यूस करता। हाँ, क्या कह रहे हैं? वो पैरेलैक्स एरर फिर भी प्रोड्यूस करता। लेट्स से कि आपने वर्नियर कैलिपर है आपके पास जो 1 मीटर लंबा है और वो एरर भी नहीं कॉज करता, तो फिर आप उसे इस्तेमाल करते? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है आपकी, मुझे अभी आ रही है। पैरेलैक्स एरर फिर भी प्रोड्यूस करता उसमें। अच्छा चलो, लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या आप उसे मीटर रूल पर प्रेफर करते? नहीं, मीटर रूल के ऊपर प्रेफर नहीं करता। भला क्यों, वजह क्या, आप रीजन क्या देंगे इसके? सर मीटर रूल के साथ ज्यादा आसान होगा, सेट स्क्वायर के साथ आप इजीली इसकी हाइट आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी बात और है, पूछें वो क्या बात है? बेटा मेरी बात सुने, फर्ज करें कि मैंने इस अपने घर का जो मेरा ये कमरा है, हाँ यार ये मेरी बात गौर से सुन। टेबल जो बनाई क्या कह रहे हैं बेटा? ऊपर तो आपने एक बनाया है, लेकिन वर्नियर सर जो टेबल आपने डायग्राम में बनाई है, तो आप वर्नियर कैलिपर से ऊपर तो फिक्स कर देंगे, नीचे कहाँ फिक्स करेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ सैफुल्लाह, फर्ज करो कि हमारे पास एक ऐसा वर्नियर कैलिपर, वैसे वर्नियर कैलिपर 12 सेंटीमीटर से मेजर नहीं कर सकता लंबा, लेकिन अगर मेरे पास कोई वर्नियर कैलिपर होता जो 1 मीटर लंबा होता, लेट अस सपोज कि मेरे पास एक वर्नियर कैलिपर होता जो 1 मीटर लंबा होता, तो दानियाल सलमान ने कहा कि मैं फिर भी पी को मीटर रूल से ही मेजर करता, मैं वर्नियर कैलिपर को ना इस्तेमाल करता। Because you don't need. के बाद दानियाल ने जवाब दिया है, दानियाल का कहना है कि मेरे लिए मीटर रूल को इस्तेमाल करना कन्वीनियंट है। ही इज राइट, लेकिन एक बात और भी है जो मैं जिसकी आप तवज्जो, आपकी सबकी तवज्जो उस तरफ दिलवाना चाहता हूँ, वो क्या है? You don't need so much accuracy. यस, मलिया बड़ी जीनियस है। बात यह है कि देखिए, फर्ज करें इफ आई एम मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ डोर, लेट्स से आई एम मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ डोर, there is no point in measuring the length of a door to the 1/10 of a millimeter. पता चला बेटा कि जब measured quantity बहुत बड़ी हो जाती है तो उसको बहुत ज्यादा डेसिमल से मेजर करने की इतनी अहमियत नहीं रहती। इसका मतलब है P को अगर मैं नियरेस्ट मिलीमीटर तक मेजर कर लेता हूं तो इट्स वेरी गुड। P को there is no point in measuring P to the nearest 1/10 of a millimeter। ये मेरी एक्यूरेसी नहीं होगी, ये मेरी बेवकूफी होगी। मेरी बात समझ आई है? जिस तरह अगर आपसे कोई पूछे कि जी व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन लाहौर एंड रावलपिंडी, तो आप कहें जी कि जनाब आई विल ट्राई टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन लाहौर एंड रावलपिंडी टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। ये एक बेवकूफाना सी स्टेटमेंट है। जब व्हेन द मेजर्ड क्वांटिटी इंक्रीजेस यू डोंट नीड टू मच डेसिमल प्लेसेस, देयर इज नो पॉइंट इन मेजरिंग अ बिग। तो पी को आप एक मीटर रूल से ही मेजर करेंगे। पी को आप किससे मेजर करेंगे बेटा? मीटर रूल से। जी दोबारा बोले, क्या कह रहे हैं? परसेंटेज अनसर्टेनिटी से लिंक है। जी बेटा बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जब डीन देखो ना, फर्ज करो मैं पी में कोई एरर कर देता हूं, एरर इन पी ओवर पी डिवाइडेड बाय 100। जब पी खुद ही काफी बड़ा है तो इसकी जो एरर है वो इससे डिवाइड होकर ये वैल्यू काफी कम हो जाएगी। मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि जब मेजर्ड क्वांटिटी बड़ी हो जाती है तो फ्रैक्शनल एरर इन मेजरिंग दैट क्वांटिटी कम हो जाती है। तो जब P बड़ा हो गया तो P को बहुत ज्यादा एक्यूरेटली मेजर करने की फिक्र आपको नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? कि अगर P बड़ा है तो P में मेजर करते वक्त आपने 2-3 मिलीमीटर की एरर भी कर दी है तो कोई मसला नहीं है, फ्रैक्शनल एरर स्मॉल हो जाएगी। इसका मतलब है जब मेजर्ड क्वांटिटी बड़ी हो जाती है तो उसको बहुत माइन्यूटली एक्यूरेटली बड़े डेसिमल प्लेसेस तक मेजर करने की अहमियत खत्म हो जाती है।
अनलेस एंड अनटिल आप कोई बड़ा सोफिस्टिकेटेड डेलिकेट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो एक बड़ा यूनिक किस्म का एक्सपेरिमेंट है जिसमें कोई खैर ऐसी कोई जरूरत हो। जैसे कि फर्ज करें, आपको याद है कि ये जो लीगो एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें ग्रेविटेशनल वेव मेजर की गई थी, तो उसमें एक्यूरेसी की इंपॉर्टेंस थी। मैं उसकी बहस में नहीं अभी पढ़ना चाहता, वो काफी लंबी बात है, मैं उस पर बाद में बात करूँ। अच्छा, अब ये रही बात सुने, मैं यहाँ से बॉल को कैसे वेलोसिटी दूं? हाथ से फेंकूं? अगर मैं उस बॉल को हाथ से फेंकूंगा तो कभी तेज फेंकूंगा, कभी आस्ता फेंकूंगा। इस एक्सपेरिमेंट में मुझे बंदोबस्त चाहिए ऐसा जिसमें हर दफा बॉल एक ही वेलोसिटी से प्रोजेक्ट हो। क्या करूं? टेबल को एक स्प्रिंग एंगल से फेंक दो। पर मतलब जी, क्या करूं? एंगल पर, मतलब टेबल का जो वो है जहां से बॉल गिर रही है उस जगह पे थोड़ा सा एंगल क्रिएट कर दे किसी तरह, ताकि वो हर दफा उतनी स्पीड से स्लाइड करे। आप सही कह रहे हैं। मैं अब जो सेटअप बनाने लगा हूं वो ये देखें, ये टेबल है। मैं एक कर्व्ड इंक्लाइंड प्लेन लेकर आऊंगा यहां पर। ये कर्व्ड इंक्लाइंड प्लेन मैं पूरे एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट रखूंगा। मैं हर दफा बॉल को यहां से फेंकूंगा, बॉल यूं रोल करता हुआ यूं आएगा, तो चूंकि वो एक ही हाइट से, एक छोटे हाइट h1 से हर दफा रोल होता हुआ यहां आ रहा है और एक ही किस्म की उसको फ्रिक्शनल फोर्सेस मिलेंगी, तो बाय द टाइम वो यहां पहुंचेगा तो उसके पास हमेशा एक ही वेलोसिटी हुआ करेगी। मैं अपना ये जो कर्व्ड इंक्लाइंड प्लेन है ना, ये मैं वुडन कर्व बनवाऊंगा। ये बन जाते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं, और इनकी इसकी सरफेस में यहाँ पर जो इसकी सरफेस है वो काफी स्मूथ करवाऊंगा, और मैं कर्व्ड इंक्लाइंड प्लेन को यूज करूंगा। और एवरी टाइम मैं मेटल बॉल को यहाँ से, ये मेरा रिलीजिंग पॉइंट होगा, और मैं उसे यूं छोड़ा करूंगा, और इस तरह से वो मैं एक वेलोसिटी को कांस्टेंट रखने का एहतमाम करूंगा। ये मेरा तरीका होगा, ठीक है कि नहीं? अच्छा, मैं ज्यादा एक्यूरेट होना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जनाब मैं इस वेलोसिटी को मेजर भी करूं, तो फिर पूछे मैं क्या करूंगा? मैं इस कर्व्ड इंक्लाइंड प्लेन के साथ, ये कर्व्ड इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है कि नहीं, यहां से मैंने मेटल बॉल छोड़ा, वो यहां से रोल करता हुआ नीचे आ गया। यहां मैंने लगाया हुआ था लाइट गेट 1, यहां लगाया हुआ था लाइट गेट 2, और इनके दरमियान डिस्टेंस था s। तो जब मेटल बॉल यूं आया, उसने लाइट बीम गेट 1 क्रॉस किया, तो इलेक्ट्रॉनिक टाइमर ऑन हो गया। जिस तरह मैंने आज आपको बताया है कि ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक टाइमर है, इस तरह से यूं, ये इसके साथ यहाँ पर ये लाइट बीम चल रही है, ये इसके साथ ये दूसरी लाइट बीम है, इनके दरमियान डिस्टेंस s है। जब मेटल बॉल ने लाइट बीम 1 को क्रॉस किया, टाइमर ऑन हो गया। जब उसने इसे क्रॉस किया, टाइमर ऑफ हो गया। इस डिस्टेंस को मैंने उस टाइम से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास वो वेलोसिटी आ जाएगी जो इस जगह पर मौजूद थी। तो इसका मतलब है, एक तो मैंने ऐसा एहतमाम किया कि हर दफा बॉल एक ही स्पीड से प्रोजेक्ट हो, और साथ ही मैंने उसे मेजर भी कर लिया। और मेजर करने के लिए मैंने स्टॉप वॉच नहीं इस्तेमाल की, क्योंकि मैं ये बात पहले बता चुका हूं कि स्टॉप वॉच जो है वो 3 सेकंड से ज्यादा के टाइम के लिए तो अच्छी है, मगर स्टॉप वॉच 3 सेकंड से कम के टाइम के लिए अच्छी नहीं है। तो जो मेटल बॉल है, इस बीम को क्रॉस करने के बाद इस बीम को तो मिली सेकेंड्स में ही क्रॉस कर लेगा, इस डिस्टेंस को तो वो बहुत फौरन तय कर लेगा। तो चलो, ये बात तो मुझे पता चल गई, यहां तक ठीक है बेटा? मुझे बताएं, इज इट ओके? इस्माइल इसहाक खान, ये ठीक क्या है यहां तक? मैंने मेरे बेटे इस्माइल द ग्रेट। यस सर। यस सर, शाबाश। आगे चलें, अगली बात करते हैं। अगली बात यह है बेटा कि मैं कैसे पी चेंज करूंगा। पी चेंज कैसे करूंगा जी? पी कैसे चेंज करूंगा जी यारो? पी कैसे चेंज करूंगा? जी, आपको नजर आ रहा है सारा बेटा कि नहीं? हेलो, आप आ रहा है सर। सर टेबल के नीचे जी ब्लॉक बिल्कुल, ब्लॉक कर सकते हैं आपने से ये देखें, ये मेरा टेबल है। सर, टेबल के जी नीचे जी, सेम हाइट के ये ब्लॉक। देखें, ये टेबल मेरा, ठीक है कि नहीं? पहली रीडिंग मैंने ऐसे ली कि मैंने यहां पर वो अपना इंक्लाइन प्लेन रख दिया था,
और यहाँ मैंने लाइट गेट 1 और यहाँ लाइट गेट 2 इंस्टॉल कर दिया था। यहाँ से बॉल रोल करता हुआ यूं आया, उसने लाइट गेट 1 को क्रॉस किया, यहाँ से लाइट गेट 2 को क्रॉस किया, ये डिस्टेंस s आ गया। डिस्टेंस s को मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया, मेरे पास यहाँ वाली वेलोसिटी आ गई और वो यूं रोल करता हुआ अब नीचे जाकर गिरेगा। लेकिन ये मेरा p की एक रीडिंग तो मुझे मिल गई, p की दूसरी रीडिंग मैं कैसे लूंगा? मैं इस तरह कर सकता हूं कि मैं इसी टेबल को यहां एक वुडन ब्लॉक रख दूं और इस वुडन ब्लॉक के ऊपर मैं अपना वो रख दूं क्या कहते हैं इंक्लाइन प्लेन, और थोड़ा सा इसको आगे बना देते हैं ऐसे करके, यूं करके, क्योंकि मैंने यहाँ लाइट गेट 1 और लाइट गेट 2 भी प्लॉट करने। इस तरह जो मेरी p है इट हैज चेंज्ड बाय अ मार्जिन ऑफ 2 और 3 सेंटीमीटर। अच्छा, मैं इसके नीचे बुक्स भी रख सकता हूँ और इन बोर्ड भी रख सकता हूँ कि ये मैंने एक बोर्ड रखा, इसके ऊपर मैंने फिर दूसरा बोर्ड रखा और उसके बाद मैंने वो अपना इंक्लाइन प्लेन यहाँ रखा और उसके बाद मैंने यहाँ लाइट गेट 1 और लाइट गेट 2 लगाए। जब वो एक्सपेरिमेंट में कहता है ना मेंशन सम ऑफ द डिफिकल्टीज, तो आप उसमें एक फिक्रा लगाया लिख सकते हैं। जब भी आप किसी एक्सपेरिमेंट में लाइट गेट का इस्तेमाल करेंगे तो आप ये जरूर कहेंगे कि लाइट गेट की इंस्टॉलेशन, उनकी सेटिंग अप एक बहुत मुश्किल काम होता है जो मैंने बड़ी मेहनत से किया, या मुझे बहुत मेहनत चाहिए होगी लाइट गेट को सेटअप करने में, उनकी बीम को ओरिएंट करने में। मतलब ये आप लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। फिर इसी तरह से आप टेबल यूं, ये टेबल है, आप एक आपने इंक्लाइन प्लेन रखा, एक और रखा, एक सॉरी इंक्लाइन प्लेन ही बुक्स रख दी या कुछ और वुडन ब्लॉक्स रखकर, फिर आपका ये इंक्लाइन प्लेन आ गया, यहाँ लाइट गेट 1 और लाइट गेट 2 आ गई। तो इस तरह आप हाइट चेंज कर सकते हैं, p आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। और आपने एक फिक्रा लिखना है जिसे एग्जामिनर अश कर उठेगा सुन के, पूछे क्या फिक्रा। फर्ज करें कि p की वैल्यू है 35 सेंटीमीटर, मैं मिसाल देता हूं, उसकी वजह से q की वैल्यू आ गई है 40 सेंटीमीटर। अब अगर आप p को चेंज करते हैं, कितना चेंज करते हैं, आपने p को 36 सेंटीमीटर चेंज किया तो q भी चेंज होगा, मगर मुमकिन है q बड़ा कम चेंज हो, 40.5 सेंटीमीटर चेंज हो, और इतना हो कि 0.5 सेंटीमीटर की जो q की इंक्रीज है वो इतनी स्मॉल है कि वो डिटेक्टेबल नहीं है। तो आपने ये सेंटेंस लिखना है कि आई विल चेंज p with such intervals that I get a detectable change in the value of q. I am not going to change p in an intervals which are so small that the change in the values of q is undetectable, and I will do some preliminary work for it. Before starting experiment, I will see what change in the value of p causes a detectable change in the value of q. जब आप ये लिखेंगे ना तो एग्जामिनर इस्लामाबाद की तरफ मुंह करके खड़े होकर सलूट मारेगा, वो कहेगा ये वाकई कोई बड़ा सही बच्चा है, इसे बिल्कुल फिजिक्स की सेंस और स्पिरिट बिल्कुल क्लियर है, इसे पता है, इसे प्रिलिमिनरी वर्क का बहुत पता है। आजकल नई मार्किंग स्कीम्स में तो प्रिलिमिनरी वर्क का सेंटेंस ही नहीं आता, पुरानी में आता था कि एग्जामिनर इस बात का जिक्र बड़ी जज्बाती अंदाज में करते थे कि बच्चा अगर ये बात लिखे कि आई विल डू सम प्रिलिमिनरी वर्क टू इन्वेस्टिगेट कि आया व्हाट वैल्यूज ऑफ p शुड बी चेंज इन व्हाट इंटरवल्स दैट गिव मी अ डिटेक्टेबल चेंज इन q, तो वो फिर एग्जामिनर उसको बड़ा इंप्रेस होते थे उस बात से। अब देखिए q कैसे मैयर होगा, ये देखें, ये आपके सामने टेबल आ गया, यहां से आपने एक आप सैंड बेड बिछाएं, यानी रेत बिछाएं, यहाँ रेत का एक बेड बनाएं तकरीबन 1/4 इंच डीप, यहां सैंड बिछा लिया आपने, ठीक है कि नहीं। अब जब बॉल यहां से यूं आकर यूं गिरा तो वो गीली आपके सैंड थोड़ी सी हल्की सी वेट थी, यहां गिरा तो उसने यहाँ खड्डा बनाया, बेशक आगे वो रोल करके आगे चला जाए या वहीं रुका रहे। इट इज वेरी इजी फॉर यू टू मेजर q and you will measure q with meter rule or measuring tape. You will not try to measure q to a degree of 1/100th of a millimeter, because I told you कि जब एक measured quantity की वैल्यू बड़ी हो जाती है तो उसे फिर बहुत ज्यादा डेसिमल प्लेस तक मेजर करने की कोई अहमियत नहीं होती है, ये बेवकूफी होती है। देयर इज नो, तो क्यू को आप सिंपल मीटर रूल या मेजरिंग चेन्स के साथ या मेजरिंग टेप के साथ, मेजरिंग चेन तो बहुत बड़ी होती है, मेजरिंग टेप के साथ आप मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि आपने बॉल को, और फिर आपने कहना है कि ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट में बॉल की शेप को भी देखता रहा, वो बार बार फर्श पे गिर के अगर वो उस पे डंट पड़ गए हैं तो मैं बॉल उसी शेप और साइज का, उसी मेक का नया बॉल इस्तेमाल कर लूंगा। प्रिकॉशनरी मेजर्स ये भी हैं
कि मैं अपने आप को, बाज बेवकूफ बच्चे होते हैं, वो बॉल जिधर से फर्ज करें गिर के सामने ऐसे आ रहा है ना, वो अपना इधर से बॉल यूं गिर के आ रहा है, इधर से मुंह अपना सामने ले आते हैं उसको देखने के लिए कि वो आ रहा है सामने से बॉल, को पता नहीं बॉल निकल के सीधा नाक पे टकराए या मुंह में लगे। तो प्रिकॉशनरी मेजर में आप कह सकते हैं जनाब कि मैं बॉल के सामने नहीं आऊंगा, या बॉल जब रेत पे गिरेगा तो धूल जो उठेगी तो मैं थोड़ा मास्क पहन लूंगा ताकि वो धूल मेरे नाक में ना जाए। अच्छा, प्रिकॉशनरी मेजर्स जब वो कहता है ना मेंशन सम ऑफ प्रिकॉशनरी मेजर्स, तो ये जरूरी नहीं होता कि आपने अपनी प्रोटेक्शन के बारे में कुछ बात कहनी है। आप ये भी कह सकते हैं कि व्हाट प्रिकॉशंस यू टुक टू मेक द रीडिंग्स एक्यूरेट। ये जरूरी नहीं होता कि आपके, अब देखिए ये एक्सपेरिमेंट सेफ है, इसमें आपके लिए कुछ भी डेंजरस नहीं है इतना कि आपने लाजमी यही लिखना है कि नहीं I'll shield myself, I'll keep myself away from it by a distance of 1 meter, or I'll wear safety goggles, or I'll wear a lead suit। ये चीजें बेवकूफाना बात है। जब वो कहता है ना mention some of the precautionary measurements that you took, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आपने अपने आप को बचाने के लिए ही कोई प्रिकॉशंस करनी है। आपने ये भी बताना होता है कि these are the precautions that I took to make the readings accurate। अब आप ये चीज देखेंगे उसके बाद जब आपने ये डाटा इकट्ठा कर लिया। अच्छा, आपको पता है कि पेपर वन में आपने देखा है कि जो आपने पहले पेपर 3 प्रैक्टिकल का किया था उसमें आप उमन 6 रीडिंग्स लिखते थे। वहां से बड़ी आदत आती है बच्चों की A2 में आते हैं तो वो भी डिजाइन प्लानिंग एक्सपेरिमेंट में भी 6 रीडिंग्स का जिक्र करते हैं कि विल टेक 6 रीडिंग्स। ये नहीं है, आपको चाहिए आपके आई विल टेक एज मनी रीडिंग्स एज द एक्सपेरिमेंट्स टिल सेटअप अलाउज मी, यानी मुझे लेबोरेटरी में अवेलेबल इक्विपमेंट जितना ही मदद देता है, मेरे पास 10 बुक्स है, मैं 10 बुक्स रख के पी की 10 वैल्यूज ले सकता हूं, तो आई विल टेक। क्यों? क्योंकि बड़ा डाटा बैंक इकट्ठा करना हमेशा ग्राफ को फिल कर देता है, ज्यादा पॉइंट्स ग्राफ पर होते हैं, रैंडम एरर्स मिनिमाइज हो जाती हैं और लाइन ऑफ बेस्ट फिट बेहतर बनती है, और ज्यादा अच्छे सिस्टमैटिक एरर्स जो हैं वो भी अवॉइड हो जाती हैं और ज्यादा या आइडेंटिफाई हो जाती हैं, और बहुत बेहतर किस्म का मुझे मेरा एनालिसिस हो जाता है। तो आप उसमें ये बात लिखेंगे कि जनाब मैं इट्स नॉट माय रीडिंग्स विल बी नॉट लिमिटेड टू ओनली 6 वैल्यूज, आई विल ट्राई टू टेक एज मैनी रीडिंग्स एज पॉसिबल। उसके बाद आई ट्राई टू enhance my data bank, I'll try to increase it। अब एक ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी आपके पास, GQ square is equal to 2PV। अच्छा, ये इक्वेशन थी, Q square is equal to 2V over G, ये V square है, सॉरी P। अब आप कहें कि मैं Q square का ग्राफ अगेंस्ट P प्लॉट करूंगा, Q square का ग्राफ अगेंस्ट P प्लॉट करूंगा। आप कहें जी मेरे पास ये Q स्क्वायर इधर आ गया, क्योंकि Q मैंने Y एक्सिस पर लिया है तो Q डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब देखें आप इस एक्सपेरिमेंट में आप सिर्फ P को चेंज कर रहे थे, आप यहाँ बुक्स नीचे रख कर जो हाइट बढ़ा रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे, आप P को चेंज, जिसे आप चेंज करें वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके बाद प्रोजेक्टाइल आगे जाकर गिरता था, Q कैसे बढ़ता था ये आपकी वरी नहीं थी, आपने सिर्फ Q को मेजर किया, आपने खुद Q को चेंज नहीं किया, तो Q डिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसे आप जो खुद बहुत चेंज हो, आपको ना करना पड़े, आपको उसको चेंज करने का कोई एहतमाम ना करना पड़े, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और जब भी सेंटेंस इस तरह शुरू हो, प्लान एंड एक्सपेरिमेंट इन्वेस्टिगेट हाउ A डिपेंड्स अपॉन B, तो डिपेंड्स अपॉन के बाद जो सेंटेंस नंबर चीज आती है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो पहले आता है डिपेंड से लफ्ज वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। सर डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट, प्लान एंड एक्सपेरिमेंट इन्वेस्टिगेट हाउ A डिपेंड्स अपॉन B, तो B इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और A जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो इसमें एक्सपेरिमेंट, और Q जो है वो Q स्क्वायर Y एक्सिस पर प्लॉट हो गया, P जो है वो X एक्सिस पर प्लॉट हो गया। अच्छा, इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि जब मैं बॉल को यहां से रोल करता था तो मैं ज़ाहिर स्पीड भी मेजर करता था, अगर किसी पर्टिकुलर टाइम में मेरे से गलती होगी और बॉल मैंने यहाँ कहीं से छोड़ दिया, या कुछ हुआ ऐसा कि बॉल की जो यहाँ स्पीड आई वो स्पीड वो वाली स्पीड नहीं थी जो पिछली रीडिंग्स के साथ मैच करती, तो मैं वो रीडिंग रिजेक्ट भी कर दूंगा। बेटा ये भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट होता है कि आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बीच में आपका एक वेरिएबल कंट्रोल जरा खराब होता है, तो आप बीच में से एक रीडिंग को रिजेक्ट भी करते हैं। आपके मैं यहाँ से बॉल थ्रो नीचे छोड़ रहा था, नीचे यहाँ पर जो स्पीड आ रही थी, अगर 5-6 रीडिंग में से एक रीडिंग की यहाँ वाली स्पीड बाकी सब रीडिंग से डिफरेंट थी, तो मैंने वो रीडिंग रिजेक्ट कर दी।
जब आप इस तरह बोलेंगे तो एग्जामिनर और खुश होगा, वो कहेगा यार क्या टॉप का बच्चा है, इसकी फिजिक्स बड़ी जबरदस्त है। ग्राफ बना लिया आपने, ग्रेडियंट कैलकुलेट की, वो ग्रेडियंट आपकी आई 2v²/g। आप कहें कि जनाब मैंने g की वैल्यू पुट करके, ग्रेडियंट पुट करके वेलोसिटी निकाली, अगर ये वाली वेलोसिटी मेरी उस वेलोसिटी के बराबर आई है जो शुरू में मैंने देखी थी और बार बार जिसको मैंने कीप अप किया था, तो ये एक काउंटर चेक हो जाएगा कि मेरा एक्सपेरिमेंट बड़ा टॉप का गया है। एग्जामिनर जब ये पढ़ेगा तो वो दोबारा एक दूसरा सलूट इस्लामाबाद की तरफ मारेगा, ओके यार क्या कमाल बच्चे हैं जिन्हें फिजिक्स की वेरी स्पिरिट इन्हें पता है, इन्हें एक्सपेरिमेंटल स्पिरिट ये खुद जानते हैं। बेटा ये एक्सपेरिमेंट यहाँ मेरी तरफ से इसके ऊपर गुफ्तगू एंड होती है। इसका सोल्यूशन जो मैंने लिखा है वो मैं आपके सामने दिखाता हूँ, उसे देखकर अपना सोल्यूशन लिखें। अच्छा मेरी बात सुनो, चूंकि मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ इसका भी मैं आपके सामने, जी 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 बोलें। ये देखें ये सोल्यूशन मैंने, ये सोल्यूशन इसका सामने आ रहा है आपके। जी जी आप बोले क्या बात है जी। एक्स एक्सिस में रूट पी ले सकते हैं? जी ले सकते हैं, आप सही कह रहे हैं। सैयद इबाद हैदर आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि एक्स एक्सिस पर √p और वाई एक्सिस पर खाली क्यू ले सकते हैं। अच्छा देखें आप जरा ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो मैंने बनाया है वो देखें। अब बेटा इसका सोल्यूशन आपने आज ही लिखना है, और मेरा अगर किसी ने जिन्होंने अच्छा लिखा होगा वो उनको मैं उनके जो पिछले साल की वैसे चेक करके नंबर भी दूंगा, इस साल में भी इसकी कैलकुलेशन रखूंगा और पिछले साल के एविडेंस बेस्ड ग्रेडिंग के अंदर भी आपका एक्सपेरिमेंट डाल दूंगा ताकि आपका फोल्डर जो है वो और बड़ा हो जाए और वो हो जाए। तो ये मैंने खुद लिखा है, क्योंकि ये मैंने खुद लिखा है और मैं आपको ये सोल्यूशन दे रहा हूं, और आपने फिर इससे भी अच्छा लिखना है। जो बच्चा मेरे रिटर्न एक्सपेरिमेंट में से ज्यादा पॉइंट्स ऐड करेगा, ज्यादा फ्लेवर डालेगा, ज्यादा कशका डालेगा, ज्यादा अच्छा करके लिखेगा, मेरे वाले एक्सपेरिमेंट के ऊपर चीजें ऐड करेगा, उसको सलूट भी मिलेगा और उसका नाम उसका मैं रिकॉर्ड अगले साल की रिकॉर्डिंग भी तो मैं कर ही रहा हूँ, उसमें डाटा जा रहा है। और ये वाले एक्सपेरिमेंट आपके इस एएस एविडेंस बेस्ड ग्रेडिंग जो पिछले साल की उसके फोल्डर में भी मैं डाल दूंगा, ताकि आपका वो फोल्डर काफी हैवी हो जाए और उसमें आपके काम पता चले जी आपने काम किया। इजाजत है आप सब लोगों को बेटा, द क्लास कम्स टू एन एंड। इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी और ये शाम तक आप जो है मुझे दे दीजिएगा लिख के। बंद करूँ।